हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिपार्टमेंटल प्रमोशंस फॉर जीडीएस। तो वैसे तो फ्रेंड जीडीएस किसी भी डिपार्टमेंट में प्रमोशन ले सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी दूसरी अगर कोई वैकेंसी आई किसी अलग डिपार्टमेंट में या फिर किसी भी दूसरी जॉब में अप्लाई कर सकता है जीडीएस। बट आज की जो वीडियो है वो हम डेडिकेटेड इसके लिए लेके आए हैं कि आप जीडीएस में मतलब अभी जैसे कि जॉब कर रहे हो, तो इसका आगे क्या फ्यूचर, आप फ्यूचर में इस अपनी जीडीएस की जॉब से कौन कौन से प्रमोशन ले सकते हो। डिपार्टमेंटल प्रमोशंस की हम बात करेंगे, क्योंकि अगर देखो आपको ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया में आप सी एच एस एल सी जी एल मतलब काफ़ी सारे एस एस सी के भी पेपर्स होते हैं, काफ़ी यूपीएससी के भी होते हैं, तो आप उनसे मतलब रिलेटेड अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करके एंड वो पेपर्स को दे सकते हो। बट एज ए जीडीएस आप मतलब जीडीएस अपनी पोस्ट का फायदा कैसे, बेनिफिट कैसे उठा सकते हो, वो होता है आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू। तो जब मतलब आप जीडीएस से एमटीएस पोस्टमैन या फिर पीए सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्टल असिस्टेंट जाओगे, तो उसमें आपके जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं एंड जो कि ऑल ओवर इंडिया में मतलब जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं एंड आपको ये एग्जाम क्रैक करने में मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया में बात करें, अगर आप एसएससी के मतलब पेपर्स देते हो, अगर आप यूपीएससी के पेपर देते हो, अगर आप बाहर से एसएससी के थ्रू पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड के लिए पेपर देते हो, सीएचएसएल का पेपर देते हो, तो उसमें आप लोगों को कंपटीशन बहुत देखने को मिलता है, मतलब वो पेपर भी टफ होता है एंड कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। बट एज कम्पेयर टू जीडीएस के जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, ये बहुत ईजी होते हैं एंड इसमें ज़्यादा वो मतलब कंपटीशन भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो आपके जो सीट्स हैं एमटीएस की होगी, पोस्टमैन की होगी एंड पीए पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसमें ना आप लोगों के लिए मतलब रिजर्वेशंस होती हैं जीडीएस के कैंडिडेट्स के लिए। एंड आप लोग मतलब जो भी पेपर दोगे सभी जीडीएस में से ही उन सीट्स को फिलअप किया जाता है, तो इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है एंड आप एज ए जीडीएस काफ़ी सारी आगे मतलब फ्यूचर में पोस्ट पे जा सकते हो। एमटीएस में, पोस्टमैन में, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये हो गए डिपार्टमेंटल। बट अगर आप आईपीपी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में जाना चाहते हो, तो आप उसमें भी जीडीएस के थ्रू जा सकते हो, उसमें भी आपका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है वो होता है। एंड मतलब आईपीपी में भी जो मतलब वो रिक्वायरमेंट करते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव की, वो जीडीएस के कैंडिडेट्स में से ही चूज एंड फिलअप की जाती है। तो इसमें से ना मतलब आईपीपी के बैंक में जो एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट होती है उसमें किसी बाहर वाले बंदे को यहाँ पे नहीं लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जीडीएस को ही यहाँ पे लिया जाता है एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव इन आईपीपीबी बैंक। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे बहुत ज़्यादा इन प्रमोशन से रिलेटेड, एंड मैंने अभी ये हर एक जो हमारे एमटीएस है, आप जीडीएस से एमटीएस कैसे बन सकते हो, पोस्टमैन कैसे बन सकते हो, पीए एसए कैसे बन सकते हो एंड आईपीपी एग्जीक्यूटिव कैसे बन सकते हो, ये मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से एक एक जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी की है। एंड आज की वीडियो में हम वही सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को तक पहुंचाने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस। अगर आप जीडीएस टू एमटीएस जाते हो तो उसका मतलब एमटीएस का क्या वर्क प्रोफाइल होता है, आज की वीडियो में हम सबका यही मतलब बात करने वाले हैं। उनका वर्क प्रोफाइल, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस एज ए जीडीएस होना चाहिए, उनकी सैलरी कितनी होती है, वो जॉब किस टाइप की होने वाली है, डिपार्टमेंटल या फिर एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल, और आपको उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। तो जो भी मतलब एक एम्प्लॉय बनने से पहले जो जो भी उस पोस्ट की, उस डेजिग्नेशन की मतलब चीज़ें रिक्वायरमेंट देखता है, वो सारी हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं एमटीएस के लिए क्या क्या होता है। एमटीएस का जो काम होता है वो ऑफिस वर्क होता है। एमटीएस को ऑफिस में रहना होता है एंड एमटीएस ज़्यादातर आपके एसओ में या फिर एचओ में होते हैं, मतलब सब पोस्ट ऑफिस में होते हैं या फिर हेड ऑफिस में होते हैं। तो जो मतलब हेड ऑफिस में होते हैं एंड सब पोस्ट ऑफिस, इनका मतलब पता है क्या काम होता है, जैसे कि सारी मेल्स वगैरह आती है, सारी डाक वगैरह आती है, तो उनको ये सॉर्ट करते हैं, अलग अलग मतलब रखते हैं कि ये जो मेल है ये इस बीओ की है, ये मेल इस बीओ की है। एंड अगर आप एचओ में हो, हेड ऑफिस में एमटीएस हो, तो उसमें जो मतलब एमटीएस का काम होता है वो होता है अलग अलग एसओ तक या फिर अलग अलग आपके सब पोस्ट ऑफिस तक, अलग अलग एसपीएम तक उनकी जो मेल्स होती हैं वो पहुंचानी। तो भाई ये आपके किस एसओ की है, ये आपके किस एसओ की है, वो काम एज ए एमटीएस एचओ में करता है। और एमटीएस बनने के लिए आप लोगों को 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जीटीएस, एंड आपको इसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, रिटर्न एग्जाम देना पड़ता है। ये आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। एंड इसमें फ्रेंड्स जीडीएस टू एमटीएस के लिए आप लोगों के 2 से 3 पेपर होते हैं। एक पेपर तो मतलब बिल्कुल ही आसान होता है, जनरल नॉलेज का ही होता है। एक होता है आपको हिंदी से इंग्लिश एंड इंग्लिश से हिंदी मतलब ट्रांसलेशन वगैरह करनी होती है। एंड एक में आता है जनरल अवेयरनेस वगैरह, जैसे कि आपका रीजनिंग का आ गया, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का आ गया,
वैसा आता है। मतलब आपके यहाँ पे 2 से 3 पेपर होते हैं फॉर जीडीएस टू एमटीएस एंड कोई भी मतलब औखा नहीं होता। आप जैसे कि अगर अभी तैयारी करते हो, अगर आपको अच्छे तरीके से जीडीएस का काम समझ में आता है, चाहे आप बीपीएम हो चाहे आप एबीपीएम हो, दोनों ही इस पेपर को दे सकते हैं। एंड अगर आपको अपना काम अच्छे तरीके से मतलब आता है तो यहाँ पे इस पेपर को, डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्रैक करना कोई भी मुश्किल बात नहीं होती है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इनकी सैलरी की। तो जो एमटीएस होते हैं इनका बेसिक सैलरी होती है 18,000 रुपए। तो जैसे कि अगर हम बात करें जीडीएस बीपीएम की बेसिक सैलरी कितनी होती है, 12,000 रुपए। जीडीएस एबीपीएम की सैलरी होती है 10,000 रुपए। एंड जीडीएस, ये मतलब ये जो एमटीएस होते हैं ना, एमटीएस की जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 18,000 रुपए। बाकी जो आपको डीए डियरनेस अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, क्योंकि अब ये जो जॉब है ये डिपार्टमेंटल है, तो आपको यहाँ पे एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस और आपका जो मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह, मतलब जो भी एक डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय को मिलता है वो सब फिर आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि जीडीएस को तो मतलब कुछ भी नहीं मिलता, जीडीएस को तो ओनली डियरनेस अलाउंस डीए ही मिलता है। बट जब आप जीडीएस से एमटीएस हो जाओगे तो आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो जाओगे एंड आपको हाउस रेंट अलाउंस एंड ट्रेवलिंग अलाउंस भी यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपकी बात करूँ नेट इनकम की, तो यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो 25,000 तक हो जाती है। सब ये मतलब अलाउंस वगैरह लगाकर आपकी यहाँ पे इनकम 25,000 आपको देखने को मिल जाती है एज ए स्टार्टिंग सैलरी। और एमटीएस का एग्जाम देने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास आउट आप होने चाहिए। मतलब जो जीडीएस की यहाँ पे क्वालिफिकेशन होती है 10th पास आउट, वही यहाँ पे एमटीएस की क्वालिफिकेशन भी रखी गई है। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं पोस्टमैन एंड मेल गार्ड। तो पोस्टमैन मतलब होता है, पोस्टमैन का जो मेन काम होता है वो होता है डिलीवर ऑफ मेल्स। एंड जो मेल गार्ड होते हैं, मेल गार्ड पता कौन से होते हैं, जैसे कि अगर कोई एचओ से एंड एसओ से एसओ तक कोई अगर गाड़ी आती है, अगर कोई कार आती है वो रेड से कलर की, जिसके ऊपर इंडिया पोस्ट का बड़ा सारा लोगो भी लगा होता है, आपने शायद अपने सब पोस्ट ऑफिस में देखी भी होगी। तो उसमें मतलब एक तो ड्राइवर होता है एंड एक और जो साथ में मतलब पर्सन होता है वो होता है मेल गार्ड। मतलब वो ना पूरी जो भी आपके हेड ऑफिस से एंड सब ऑफिस तक जो भी सारी डाक्स वगैरह जो भी सारी मेल्स आती हैं वो उनकी मतलब गार्ड करता है, मतलब उनकी रक्षा करता है भी, उसमें मतलब कोई भी बीच में खोल ना सके, उसकी कोई भी जो आपकी मतलब मेल्स वगैरह उसकी हेरा फेरी ना हो सके। तो इसलिए उनको मेल गार्ड कहा जाता है। चाहे फिर वो आपके एचओ से लेकर एसओ तक आती है गाड़ी तब भी वो मेल गार्ड साथ में आते हैं, और अगर आपके सब ऑफिस से हेड ऑफिस तक जाती है गाड़ी तब भी वो मेल गार्ड साथ में होते हैं। तो वो 2 पर्सन होते हैं, एक होता है ड्राइवर एंड एक होता है मेल गार्ड। तो मेल गार्ड का ये काम होता है। एंड पोस्टमैन का तो काम मतलब वही उनका जो भी बीट या फिर जुरिडिक्शंस होती हैं उनके अंदर अंदर मतलब उन्होंने अपनी जो सारी मेल्स हैं वो डिलीवर करनी होती है। मतलब अगर हम बात करें कि एबीपीएम को क्या होता है, एबीपीएम को अपने जो अपना मतलब एक विलेज होता है उसके अंदर ही डाक्स वगैरह डिलीवर करनी होती हैं। बट जो पोस्टमैन होता है ना उसको एक सिटी दी जाती है, कि अभी जैसे कि जीडीएस तो काम करता है विलेज में, बट ये जो पोस्टमैन होते हैं ये होते हैं सिटी में काम करते हैं। और आपका जो सब ऑफिस होता है ना, सब ऑफिस में, सब पोस्ट ऑफिस में जो मतलब डाक्स वगैरह डिलीवर करते हैं उनको पोस्टमैन कहा जाता है। और उनका मतलब एग्जाम देने के लिए आपको यहाँ पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए जीडीएस होना चाहिए। तो इनकी जो वर्क प्रोफाइल है वो मैंने आपको बता दी है। एंड आपको पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड का एग्जाम देने के लिए एज ए 5 ईयर्स का जीडीएस एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 5 ईयर का जीडीएस एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दे सकते हो। बाकी अगर आप बाहर से एसएससी वगैरह दो तो वो आपकी मर्जी है, वो आप कभी भी दे सकते हो। मतलब फिर आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड आपकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल होनी चाहिए। एंड ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। बट अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पे 5 ईयर एज ए जीडीएस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में हम अगर बात कर लें इनकी सैलरी की, तो इनकी जो सैलरी होती है वो इनकी बेसिक सैलरी होती है 21,700, मतलब अप्रोक्सीमेट 22,000 के करीब होती है। एंड अगर मैं बात करूं जैसे कि इनको भी डीए वगैरह मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस भी इनको मिलता है एंड ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। जो भी एक डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय को अलाउंस वगैरह मिलते हैं वो सभी इनको यहाँ पे मिलते हैं। एंड अगर मैं एक फ्रेशर पोस्टमैन की सैलरी की बात करूँ तो एक फ्रेशर पोस्टमैन की सैलरी होती है 30,000 इन हैंड इन अ फर्स्ट मंथ, क्योंकि सब अलाउंस वगैरह लगा के यहाँ पे आपका सब कुछ कर करा के एंड आपकी जो मतलब 30,000 यहाँ पे सैलरी है जो पड़ जाती है। उसके बाद में इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये भी सेम एज एमटीएस एंड जीडीएस, 10th पास आउट यहाँ पे आपने होना चाहिए। तो आप पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है वो दे सकते हो। उसके बाद में हम नेक्स्ट बढ़ते हैं पोस्टल असिस्टेंट पीएएसए। एंड इट इज़ द मतलब मोस्ट वैल्यूएबल जॉब इन दिस डिपार्टमेंट, क्योंकि अगर आप जीडीएस से सीधा पीए या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। पीए जो मतलब सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम है लोगों का, कैंडिडेट्स का। क्योंकि अगर हम अगर किसी से पूछेंगे कि आप अभी जीडीएस के बाद में क्या बनना पसंद करोगे तो हर कोई कहेगा कि मैं पीएएस से बनना पसंद करूंगा। तो इनका जो मतलब वर्क प्रोफाइल होती है वो होती है इनका कंप्यूटर बेस्ड वर्क होता है। मतलब जो भी आपके पीछे से आपका जो एक ना रीजन का जो सर्कल होता है, जैसे कि रीजन का जो हेड ऑफिस होता है ना, उधर से जो मेल्स आती हैं और वो अलग अलग आगे डिस्ट्रीब्यूट, तो सबसे पहले मतलब एक पूरे रीजन में आती है मेल्स, उसके बाद में रीजन से होके फिर आपके हेड ऑफिस में आती है, अलग अलग जो भी आपके एरिया के, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग हेड ऑफिस हैं उनमें आती है। और ये जो पोस्टल असिस्टेंट है ये हेड ऑफिस में बैठे होते हैं एंड इनका काम होता है कि जो मतलब हेड ऑफिस में जो मेल्स आई हैं
वो अलग अलग एसओ को जो मतलब सॉर्ट करनी है वो तो एमटीएस का काम हो गया। उसके बाद में कंप्यूटर पे भी चढ़ानी होती है ना, भी ये डाक हमारे इधर की है, ये डाक हमने आगे इस एसओ को भेजी है। तो ये सारा कंप्यूटर बेस्ड वर्क होता है पोस्टल असिस्टेंट का। या फिर अगर आपने अपने एसओ में भी देखा होगा तो एसओ में मतलब दो ऑफिसर्स होते हैं, एक होता है आपके एसपीएम एंड एक होते हैं पीए। तो वहां पे जो आपके एसपीएम होते हैं उनका तो मतलब काम होता है कि आपका सारा कुछ काम देखना, जैसे कि बीओ का काम अच्छी तरीके से चल रहा है या नहीं, और कैश वगैरह का जो काम होता है वो एसपीएम को देखना होता है। और वहाँ पे एक जो पीए होते हैं, जो पोस्टल असिस्टेंट होते हैं, या फिर हम इनको सॉर्टिंग असिस्टेंट भी कहते हैं। तो इनका जो मतलब मेन काम होता है कि इनके पास जो हेड ऑफिस से जो डाक आई है, जो इनके एसओ में डाक आई है, उनको अलग अलग बीओ तक पहुंचाना। एंड अलग अलग बीओ के लिए वो मतलब कंप्यूटर में फिर चढ़ाते हैं कि हमने ये डाक तो हमारे एसओ की है एंड ये डाक हमारे इन इन बीओ की है। तो मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड वर्क होता है वो सारा इनका पोस्टल असिस्टेंट का ही होता है। एंड अगर अभी आप जैसे कि अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करवाने गए होगे अपने हेड ऑफिस में, तो वहाँ पे मतलब काफ़ी सारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं। एक तो होते हैं सुप्रीडेंट, एक होते हैं इंस्पेक्टर, और जो उनसे नीचे होते हैं ना, उनसे नीचे जो काफ़ी सारे मतलब बैठे होते हैं बाहर, जो मतलब ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उनको पोस्टल असिस्टेंट कहा जाता है। एंड उनका सारा जो काम है मतलब कंप्यूटर बेस्ड ही होता है। उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह का ये देख रेख करनी होती है। जो भी कंप्यूटर बेस्ड वर्क है उनको करना होता है। डाक्स वगैरह आ गई वो उनको चढ़ानी होती है कंप्यूटर पे। एंड यही जो आपके पोस्टल असिस्टेंट है ये आपके एसओ में भी काम करते हैं। तो मतलब इनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह होती है, हेड ऑफिस में भी हो सकती है एंड सब ऑफिस में भी हो सकती है। वो मतलब इनके काम पे डिपेंड करता है। एंड साथ के साथ में इनका जो भी मतलब पोस्ट ऑफिस है, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का काम दिया जाएगा। उसके बाद में आपको एक पोस्टल असिस्टेंट का जो पेपर है वो देने के लिए मतलब मिनिमम आपको 5 ईयर एक्सपीरियंस एज ए जीडीएस होना चाहिए। और ये पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट की ऐसे नहीं है भी सीधा ही भर्ती निकल जाती है, सीधा ही वैकेंसीज निकल जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ तब होती है, ये जीडीएस के लिए तब होती है जब सीट्स वैकेंट रह जाती है। बाकी जो पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट है, इनकी जो वैकेंसीज है वो रिजर्व्ड होती है पोस्टमैन के लिए एंड एमटीएस के लिए। इनकी कोई भी मतलब सीट्स जीडीएस के लिए रिजर्व्ड नहीं होती है। बट उनके पेपर के बाद, एमटीएस एंड पोस्टमैन के पेपर के बाद, अगर इनके पास पीए या फिर ऐसे की कोई सीट वैकेंट रह जाती है, तो यहाँ पे जीडीएस को मौका दिया जाता है। और उन्हीं जीडीएस को मौका दिया जाता है जिनका की 5 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस एज ए जीडीएस हो गया। तो आप सीधा पेपर देके भी अगर आपके सर्कल में इस चीज की रिक्वायरमेंट निकलती है, अगर आपको जीडीएस को मौका मिल रहा है, तो आप पेपर देके जीडीएस से सीधा पीए पोस्टल असिस्टेंट तक जा सकते हो। एंड आप बीच में मतलब एमटीएस पोस्टमैन को भी स्किप कर सकते हो, सीधा आप पोस्टल असिस्टेंट तक जा सकते हो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आप साथ के साथ में पढ़ाई कर रहे हो। बाकी यहाँ पे जीडीएस के लिए कोई भी मतलब ऑफिशियल कोई भी यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होती है। उसके बाद में अगर हम पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करें सैलरी की, तो इनकी जो मतलब बेसिक सैलरी होती है वो होती है 25,500, अप्रोक्सीमेट 26,000। एंड इनकी जो इन हैंड सैलरी है मतलब सब कुछ लगा के, इनका ट्रैवलिंग अलाउंस, इनका हाउस रेंट अलाउंस, इनका डीएनएस अलाउंस, सब कुछ सारे अलाउंस लगाकर इनकी जो इन हैंड सैलरी है इन द फर्स्ट मंथ 40K के अराउंड अराउंड मतलब 40,000 के आसपास आ जाती है। उसके बाद में ये एक डिपार्टमेंटल जॉब है, जैसे कि एमटीएस, पोस्टमैन एंड पोस्टल असिस्टेंट, ये तीनों ही डिपार्टमेंटल जॉब है। ये एज ए जीडीएस एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल नहीं है, ये एक पूरे तरीके से मतलब डिपार्टमेंटल जॉब है। उसके बाद में पोस्टल असिस्टेंट का पेपर देने के लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप 12th पास आउट होने चाहिए। तो एमटीएस एंड पोस्टमैन के लिए 10th होती है, बट पोस्टल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपको 12th पास आउट होना चाहिए। उसके बाद में हम आते हैं आईपीपी एग्जीक्यूटिव। तो इस पोस्ट के बारे में ना काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है। अभी जैसे कि जब मेरा एक फ्रेंड था, हमारी जब ट्रेनिंग इकट्ठी हुई थी, तो वहाँ पे मुझे एक फ्रेंड मिला, उनको पता ही नहीं था कि आईपीबी एग्जीक्यूटिव भी हम बन सकते हैं। हम इंडिया पोस्ट से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में भी जा सकते हैं एज ए जीडीएस के मतलब प्रमोशन लेकर। तो ये भी मैंने ही उनको बताया था। इसलिए ये जो मतलब आईपीपी एग्जीक्यूटिव की जो ये पोस्ट होती है, इसमें भी आप जीडीएस के थ्रू जा सकते हो। आप इंडिया पोस्ट से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक तक जा सकते हैं। एंड इसके बारे में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता होता है, तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। एंड इनका जो मतलब मेन काम होता है वो होता है, ये सेल्स ऑफिसर होते हैं कि आप लोगों ने अपने जो आईपीपी का जो काम है उसको मतलब रेवेन्यू जनरेट करके देना है, आईपीपी के काम को बढ़ाना है। तो अगर इसमें ना आप लोगों से मतलब अलग अलग काम लिए जा सकते हैं। आप लोगों को बैंक वाले टारगेट देंगे, आप उन टारगेट पे मतलब अच्छे तरीके से आपने उन पे टारगेट्स पे काम करना है। अगर वो आपको बोलेंगे कि आपने कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने हैं, आपने वो भी करना है। उसके बाद में जो इनकी मतलब मोबाइल बैंकिंग, डोर स्टेप बैंकिंग होती है, जैसे कि एईपीएस ट्रांजेक्शन करनी, लोगों के घर पे जाके उनके अकाउंट्स वगैरह ओपन करने, या फिर जो भी मतलब आधार कार्ड से भी रिलेटेड जो इनका काम होता है, इंश्योरेंस वगैरह जो इनका होता है, वो सारा एज ए सेल्स ऑफिसर आपको आईपीपी एग्जीक्यूटिव में करना पड़ेगा। एंड ये जो मतलब आईपीपी एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, ये आपको सीधा ऐसे नहीं है कि जीडीएस से और आपको परमानेंटली रख लिया, जब आप पेपर में क्लियर हो गए तो आपको परमानेंटली ये आईपीपी में जॉब दे देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप लोगों को एक टेन्योर के ऊपर रखा जाता है। मतलब यहाँ पे आपका एक 2 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस काम होता है। अगर आप 2 साल में अच्छे तरीके से काम करते हो, अपने टारगेट्स वगैरह को अच्छी तरीके से अचीव करते हो,
उसके बाद में जो मतलब आप अगर रेवेन्यू जनरेट करके देते हो, बढ़िया काम करते हो, अपने काम के प्रति आप अच्छे तरीके से हो, एंड आपके अगर अपने ऑफिसर्स के साथ, सीनियर्स के साथ अच्छा टाइप है, तभी आपको यहाँ पे मतलब आपको रखा जाता है परमानेंटली। बाकी आप 2 साल तक एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो, अगर आपका काम बैंक को पसंद आता है, सेटिस्फैक्ट्री अगर आपका काम होता है, तो यहाँ पे आपको परमानेंटली रख लिया जाता है। बट अगर आपका 2 साल में काम अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, अगर आप 2 साल अच्छे तरीके से काम नहीं करते हो, तो फिर आपको दोबारा से एक जीडीएस के तौर पे छोड़ दिया जाता है। आपको फिर दोबारा इंडिया पोस्ट में एज ए जीडीएस भेज दिया जाता है। और यहाँ पे आपका जो भी काम है, जैसे कि टारगेट्स वगैरह अचीव करने एंड अकाउंट्स वगैरह ओपन करने, एईपीएस ट्रांजेक्शन, ये आपकी एवरी 6 मंथ में चेक होती है कि आपने हर एक 6 महीने में कितना काम किया है, वो सेटिस्फैक्ट्री है या फिर नहीं। और आपको इसके लिए मतलब एग्जाम देने के लिए आपको 2 साल का एज ए जीडीएस एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो आईपीपी एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो सेल्स ऑफिसर होते हैं आईपीपी में, वो मतलब किसी भी यहाँ पे बाहर वाले बंदे को, यहाँ पे पर्सन को सिलेक्ट नहीं किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ जीडीएस में से ही उठाए जाते हैं। जो जीडीएस पेपर क्लियर कर लेता है, इसके लिए पेपर होता है, एक रिटन एग्जाम होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। तो अगर आप मतलब उस पेपर में आपने क्लियर कर लिया है, उसके बाद में फिर आपको 2 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस काम करना होगा। अगर आप वो अच्छे तरीके से काम करते हो, अगर टारगेट वगैरह अच्छे तरीके से अचीव करते हो, अगर बैंक को आपका काम सेटिस्फैक्ट्री लगता है, तो यहाँ पे आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में परमानेंटली रख लिया जाता है एंड आप एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हो। उसके बाद में जो इनकी सैलरी होती है, वो जब मतलब आप एक टेन्योर की अगर हम बात करें, जो मतलब स्टार्टिंग 2 ईयर्स होते हैं, जब आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हो, तो आपकी जो सैलरी होती है वो 30 के देता है आपको बैंक। और जो आपके डिडक्शंस वगैरह, जैसे कि एनपीएस का डिडक्शन हो गया, या फिर अगर आपका कोई और डिडक्शन वगैरह होते हैं, जो पीएफ वगैरह, जो आपके डिडक्शंस वगैरह होते हैं, वो सब इसी में इंक्लूड किया जाता है। मतलब आपको 30,000 इन हैंड नहीं मिलेगी, बैंक आपको 30,000 रुपीज देगा, एंड आपका जो भी एनपीएस या फिर पीएफ, जो भी आपके डिडक्शन वगैरह हैं, वो इसी 30,000 में से ही कट होंगे। और आपकी मतलब कट कटा के जो मतलब आपकी सैलरी है, वो आपकी 24 से 25 हजार रुपए तक आ जाती है। उसके बाद में इट्स ऑफ कोर्स डिपार्टमेंटल जॉब। उसके बाद में आपकी यहाँ पे मतलब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ये तो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि अगर हम किसी भी बैंक में, इंडिया के किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में अगर जाते हैं, और वहाँ पे अगर हम एज ए ऑफिसर कैडरे की पोस्ट में अगर मतलब अप्लाई करते हैं, तो हर एक बैंक में यहाँ पे ग्रेजुएशन को कंपलसरी कर दिया गया है। तो इसलिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में भी आप ये मतलब एग्जीक्यूटिव का मतलब पेपर तभी दे सकते हो जब आप ग्रेजुएशन पास्ड हो, वरना आप नहीं दे सकते हो। यहाँ पे मतलब आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और अगर अभी हम बात कर ले इन सब जॉब्स की टाइमिंग की, तो सबसे पहले हमारे पास जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस आता है। तो एमटीएस की जो टाइमिंग होती है, वो 8 घंटे की होती है। सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक आपको हेड ऑफिस में या फिर सब पोस्ट ऑफिस में रहना होता है। उसके बाद में जो पोस्टमैन है, उनकी भी टाइमिंग यही सेम होती है, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक आपको सब ऑफिस में या फिर हेड ऑफिस में, क्योंकि ये दोनों सब ऑफिस में भी पोस्टमैन होते हैं एंड हेड ऑफिस में भी पोस्टमैन होते हैं, तो आपको वहाँ पे रहना होता है। मतलब आपका जो मेन काम है डिलीवरी ऑफ मेल्स है। जब आपकी मेल्स वगैरह डिलीवर हो जाती हैं, सारी डाक वगैरह डिलीवर हो जाती है, तो आप जल्दी भी जा सकते हो। बाकी जो मेल गार्ड का काम होता है, वो भी 8 घंटे का, आपको सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक अपने सब ऑफिस में या फिर हेड ऑफिस में, जहाँ पे भी आपकी ड्यूटी है, वहाँ पे रहना होता है। उसके बाद में जो पोस्टल असिस्टेंट है, इनका भी सेम, इनको सुबह मतलब 9 बजे से लेकर और शाम के 5 बजे तक अपने हेड ऑफिस में या फिर सब ऑफिस में, जहाँ पे भी इनकी जॉब होती है, वहाँ पे रहना होता है। इनका जो भी काम है कंप्यूटर बेस्ड ही होता है। उसके बाद में आईपीवी एग्जीक्यूटिव का भी सेम, इनको भी सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक रहना होता है। बाकी इनका जो मतलब मेन काम होता है, वो ऐसे नहीं है कि आपको बैंकिंग में बैंक के अंदर बैठा देंगे, आपको वहाँ पे कैशियर का काम संभलवा देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ शुरू के 2 साल तक सिर्फ टारगेट ही दिए जाएंगे। अगर आप उन टारगेट्स को अच्छी तरीके से अचीव करते हो, तभी आपको परमानेंटली रखा जाएगा। एंड जब आप एक बार परमानेंट हो जाते हो, तो फिर मतलब आपको कोई भी निकाल नहीं सकता है। एंड आपको मतलब फिर आप आगे मतलब प्रमोशन भी ले सकते हो। अगर आप एज ए एग्जीक्यूटिव 2 साल तक अच्छे तरीके से काम करते हो, तो फिर आपको आगे कैशियर का या फिर जो वहाँ के ऑफिसर कैडर होते हैं, उनका भी आप मतलब वहाँ पे काम ले सकते हो। बट आपको 2 साल शुरू में मतलब अच्छे तरीके से काम करना है, टारगेट्स वगैरह अचीव करने हैं। अगर आप का काम सेटिस्फैक्ट्री होता है, तो आपको रख लेंगे। बट अगर आपका काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, तो फिर आपको 2 साल के बाद पुरानी आपकी जो पोस्ट है, जीडीएस, बीपीएम या फिर एबीपीएम, आपको दोबारा वहीं पर भेज दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मतलब जो भी जीडीएस से आगे आप जिस चीज़ भी मतलब प्रमोशन ले सकते हो, उनके लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए, वो मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया है। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो, या फिर आपको किसी भी पोस्ट के बारे में पूछना हो, किसी भी वर्क प्रोफाइल के बारे में पूछना है, या फिर अगर आपका कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जल्दी जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।